तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डी स्ट्रक्चरिंग की। तो इसके नाम से पता चल रहा है ये किसी स्ट्रक्चर को डी स्ट्रक्चर कर रहा है, यानी कि वापस पुराने स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अनपैक कर रहा है। जैसे कि आप ऑब्जेक्ट को देखिए तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपको आइटम दिखते हैं वो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू ग्रुप में दिखते हैं। तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को अनपैक करता है। ऑब्जेक्ट को अनपैक करने का मतलब है इसके अंदर जो आइटम है उसको किसी वेरिएबल से एसोसिएट करना। जैसे कि यहाँ पर इसने काम किया है ये, तो यहाँ पर ये पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वैल्यूज़ जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ के रूप में रहती हैं, यानी प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ को ये इन वेरिएबल से एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स की मदद से आप प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि पर्सन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। तो यही जो सिंटेक्स है ये अनपैकिंग का सिंटेक्स है, यानी कि इसने ऑब्जेक्ट को अनपैक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को अनपैक करते हैं। और वहीं अगर आप किसी एरे को या कोई दूसरा आइटेबल है उसको अनपैक करना चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको आप किसी नए वेरिएबल से एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये पर्सन नाम का एक एरे है और इसके अंदर आइटम जो होते हैं वैल्यूज़ के रूप में होते हैं। ठीक है, जिसको आप जो इंडेक्स है उसके ज़रिए एक्सेस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस पर्सन नाम के एरे को अनपैक किया गया है। अनपैक करने का मतलब है इसके वैल्यूज़ को आप दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उनसे एसोसिएट कर रहे हैं, ताकि इन वेरिएबल्स के ज़रिए इस पर्सन नाम के एरे के आइटम को, यानी वैल्यूज़ को एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो इसी को हम लोग अनपैकिंग बोलते हैं। यानी अनपैकिंग एक पर्टिकुलर जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है उसके आइटम्स को किसी दूसरे वेरिएबल से आप एसोसिएट करेंगे और फिर उस वेरिएबल के ज़रिए ही आप, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया या फिर एरे हो गया या फिर कोई आइटेबल हो गया, उसकी चीज़ों को आप एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि उनके आइटम को आपने किसी दूसरे वेरिएबल से जोड़ दिया है एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है अनपैकिंग या डी स्ट्रक्चरिंग। तो ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज़ दिख रही होगी और ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी नेम और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद आप इसे डी स्ट्रक्चर करते हैं और उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आप पर्सन लिखते हैं इक्वलिटी के बाद, और उससे पहले आप उन वेरिएबल्स को देते हैं जिसमें आप इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप एसोसिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप इन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए इसकी चीज़ों को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ नेम ही आपके रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने ये बदल दिए तो इसके अंदर की जो ये हैं प्रॉपर्टीज़ नेम है इनकी वैल्यू आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML, और उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, मतलब यहाँ से आपकी वैल्यू मिलती है, तो इसको एक्सेस किया गया है। तो ये जो डी स्ट्रक्चर में लेट कीवर्ड से ये जो आपका जो वेरिएबल है जिसको एसोसिएट किया गया है इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ से, यानी कि ऑब्जेक्ट को अनपैक किया गया है, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन वेरिएबल से एसोसिएट किया गया है। ठीक है, तो ये वेरिएबल आपके सेम नेम के होने चाहिए, इसीलिए आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब इसलिए फ़र्स्ट नेम से आप क्या एक्सेस कर पाए, फर्स्ट नेम से आप इस पर्सन ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, इसको आप एक्सेस कर ले रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ से फर्स्ट नेम से ये जॉन वैल्यू मिल जाएगी और लास्ट नेम से आपको ये डुई वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ से एसोसिएट कर लिया। और जो नॉर्मल तरीका आपका था, अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते हैं, ठीक है, सपोज आप इस लाइन को ना लिखिए, तो फिर क्या होगा, आपको यहाँ पर पर्सन डॉट फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखते हैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम और यहाँ पर आप लिखेंगे पर्सन डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो इससे आपका यहाँ पे सेम आउटपुट रहेगा। लेकिन आप यही काम नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि इस ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उसे डी स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पर अगर आप कुछ भी वेरिएबल दूसरा ले लें, जैसे आप यहाँ पे x ले लीजिए और यहाँ पर आप y ले लीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप x लिखिए और यहाँ पर आप y लिखिए। ठीक है, आपको लगता है क्या आप इन वेरिएबल्स की मदद से इस पर्सन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे? तो देखते हैं।
नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोनों में अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि इनमें वैल्यूज़ हैं ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जो आप वेरिएबल लेते हैं, डी स्ट्रक्चर करते हैं, तो असल में वो पर्सन की जो प्रॉपर्टीज है वो नेम ही यहाँ पर आपके आने चाहिए। ठीक है, कंट्रोल जेड से हम लोग वापस कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका ये वापस आउटपुट आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको याद रखनी, जब भी डी स्ट्रक्चर आप करते हैं तो उसके अंदर के जो वेरिएबल हैं वो सेम रहने चाहिए। यानी जो प्रॉपर्टीज़ नेम है जिनके ज़रिए आप डी ऑब्जेक्ट को अनपैक कर रहे हैं, डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ नेम आपके सेम होने चाहिए यहाँ पर। जैसे फर्स्ट नेम है यहाँ पर जो वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, तो असल में वो पर्सन की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल जो है वो सेम होने चाहिए, नेम उनका सेम होना चाहिए। तो ये एक कंप्लीट वेरिएबल का सेट बन गया। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहें तो एज भी ले लीजिए, तो आप एज को भी एक्सेस कर पाएंगे। और उसके बाद ये सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज़ डज नॉट मैटर। तो प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे आपने यहाँ पर लास्ट ले लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम ले लिया, ठीक है, तब भी आपका जो नेम है चूँकि सेम है, यहाँ पे भी लास्ट नेम है, यहाँ पे भी लास्ट नेम, इसलिए आपको अभी डुई ही मिलेगा और फर्स्ट नेम से आपको जॉन मिलेगा। तो इसमें भी आप देखेंगे तो आपको सेम आंसर मिल रहा होगा। फर्स्ट नेम से आपको, ये भले सेकंड जगह पे लिखा है, लेकिन इससे आपको जॉन ही मिलेगा। और जो लास्ट नेम है, ठीक है, जो कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, इससे आपको डुई मिलेगा। इसलिए आपका इससे आंसर बदल नहीं रहा है, बल्कि सेम आंसर मिल रहा है, जॉन डुई। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्योंकि नाम आपने सेम रख दिया है। जो प्रॉपर्टीज़ का नाम है वही अनपैकिंग करने के बाद वेरिएबल्स के रूप में नाम रख दिया, सेम ही रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। डी स्ट्रक्चरिंग इज़ नॉट डिस्ट्रक्टिव। ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, मतलब ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर पोटेंशियली मिसिंग प्रॉपर्टीज़ वी कैन सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। हाँ, इससे एक ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई मिसिंग प्रॉपर्टी है जो आपने ऑब्जेक्ट बनाते समय यूज नहीं की है, ठीक है, तो उसको आप इस टी स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसे आपने इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में डिफ़ाइन नहीं किया, नहीं बनाया है, ऐड नहीं की है, लेकिन आप यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग जो सिंटेक्स है उसके ज़रिए आप इस प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से है। ये देखिए यहाँ पर कंट्री, ठीक है, और इसमें यूएस डाल दिया, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि पर्सन में ऐड हो चुकी है डी स्ट्रक्चरिंग सिंटेक्स के ज़रिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंट्री से आपको क्या मिल रहा है, यूएस मिल जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री से आपको यूएस मिल गया, तो ये आपका पॉसिबल है। ये इसका फ़ायदा भी है। जो चीज़ आपने यहाँ पे नहीं ऐड की पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में, वो प्रॉपर्टी ऐड ही नहीं है ये वाली, लेकिन उसको आप डी स्ट्रक्चरिंग सिंटेक्स के ज़रिए ऐड कर दे रहे हैं पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में। चूँकि ये फाइनल जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है इसके रूप को ये नहीं बदलता, इसमें कोई छेड़छाड़ चेंज नहीं करता। ठीक है, इसलिए जैसे ही आप इस लाइन को हटाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप इस लाइन को हटाएंगे, यानी कि इसको कमेंट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका फिर से अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी ये तो पर्सन, आपको यहाँ पर्सन लिखना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट, यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखते हैं डॉट। तो आप देखेंगे इन दोनों की वैल्यू तो आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन इसकी नहीं मिलेगी, इसकी आपको अनडिफाइंड मिलेगी। ठीक है, देखिए जॉन डुई मिला, लेकिन इसकी जो तीसरे वाले की वैल्यू है, तो तीसरे वाले की वैल्यू है वो उसकी अनडिफाइंड आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से, तो कंट्रोल जेड से वापस कर लेते हैं सब। इस तरीके से आप समझ गए होंगे ये। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ एलियास का सिंपली मतलब ये है कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, इनको आप किसी दूसरे नाम से रिप्रेजेंट करके आप इनको ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लास्ट नेम को नेम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो चाहे तो आप लास्ट नेम का इस्तेमाल करिए या फिर नेम का इस्तेमाल करिए, दोनों से आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पर नेम है, ठीक है, तो नेम से क्या मिलेगा, लास्ट नेम जो है इसमें प्रॉपर्टी के रूप में लास्ट नेम, ये तो लास्ट नेम की वैल्यू क्या है, डुई है, तो ऐसे ही नेम की वैल्यू भी आपको डुई मिलेगी, क्योंकि लास्ट नेम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है नेम के रूप में। तो आप चाहें तो यहाँ पर लास्ट नेम इस्तेमाल करिए या फिर नेम इस्तेमाल करिए, दोनों से आपको इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी डुई।
इसके बाद है स्ट्रिंग डी स्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब है कि आप जो स्ट्रिंग है उसको भी आप अनपैक कर सकते, डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसका मतलब उसके जो उसमें जो स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको आप अलग अलग कर सकते हैं इस स्ट्रिंग से। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया गया है लेट कीवर्ड से जिसका नाम है नेम, और इसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है, यानी ये एक स्ट्रिंग है। तो आप इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं या फिर इसे अनपैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वेरिएबल नेम दिए हुए हैं और इन्हीं वेरिएबल्स में आपको इस स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर्स हैं वो आके स्टोर होंगे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो A1 जो है वेरिएबल है, इसमें आपको W दिखाई देगा, A2 में इसके बाद आपको 3 दिखाई देगा। इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट जो 5 वेरिएबल्स बने हुए हैं, तो 5 वेरिएबल्स में ये 5 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। और तो इस हिसाब से है ये। और यहाँ पर तो जैसे कि सिंटेक्स नॉर्मल सिंटेक्स होता है डी स्ट्रक्चर करने का, वैसे ही यहाँ पर किया गया। तो A1 की वैल्यू आपको W मिली, उसी तरीके से आप H की वैल्यू निकालेंगे तो ये A5 की वैल्यू है, क्योंकि ये 5th कैरेक्टर है तो 5th कैरेक्टर के लिए ये वाला वेरिएबल है, यानी कि A5 में आपको H स्टोर होते हुए दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ से A5 करेंगे तो आपको H दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखिए H दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद वाला आपको नहीं दिखाई देगा। उसके बाद वाला आपको देखने के लिए इसमें आपको इसके लिए आपको यहाँ पर रेस्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आप बाकी के जो लेटर्स हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक कामा लगाते हैं और उसके बाद रेस्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है, 3 डॉट और उसके बाद रेस्ट वेरिएबल। और उसके बाद जब आप यहाँ पर रेस्ट लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो रेस्ट वेरिएबल है इसमें बाकी की जो ये वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हो जाते हैं कामा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाकी की ये जो वेरिएबल्स वैल्यूज़ हैं कैरेक्टर्स हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कामा के साथ, ठीक है। तो ये देखिए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये रेस्ट वेरिएबल का इस्तेमाल किया था जिसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है एरे डी स्ट्रक्चरिंग। तो स्ट्रिंग डी स्ट्रक्चरिंग हो गया, फिर उसके बाद एरे डी स्ट्रक्चरिंग। तो एरे डी स्ट्रक्चरिंग में उसी टाइप में है। तो यहाँ पर भी ये जो वेरिएबल्स हैं इसमें इस फ्रूट्स नाम के एरे की वैल्यूज़ को एसोसिएट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो फ्रूट 1 में आपका ये बनाना आ जाएगा और फ्रूट 2 में आपका ये ऑरेंज स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डी स्ट्रक्चरिंग का सिंटेक्स है। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं और इसमें 2 से ज़्यादा आप वेरिएबल्स बना सकते हैं, जितने चाहें। जैसे कि इसमें 5 आइटम्स हैं तो 5 आइटम्स को स्टोर करने के लिए 5 आप यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें आइटम्स को आप स्टोर, तो यहाँ पर आपका जो ये फ्रूट 1 से आपको क्या मिल जाएगा, ये बनाना मिला, और उसके बाद फ्रूट 2 से आपको ऑरेंज मिलेगा, और बीच में खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं x ले लूँ, x नाम का वेरिएबल। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका एप्पल्स आ जाएगा, क्योंकि ये तीसरा वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल। तो इसमें तीसरा आइटम एप्पल्स है जो कि इस x में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं x को, और यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देगी ऑरेंज के बाद आपको। लेकिन ये थोड़ा सा स्पेस हम लोग ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, प्लस ऐड कर देते हैं बीच में x, और इस फ्रूट के बीच में स्पेस है तो आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई देगा, उसके बाद आपको x दिखाई देगा। तो इसको रन कराते हैं तो ये देखिए ऑरेंज और एप्पल्स के बीच में आपको ये वाला स्पेस दिख रहा है। तो x नाम के वेरिएबल में क्या आ गया, आपका एप्पल्स आ गया। तो इस तरीके से जितने आइटम हैं एरे में, इस एरे में, उतने आप यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एरे डी स्ट्रक्चरिंग हो गया, एरे का डी स्ट्रक्चर का सिंटेक्स हो गया। इस तरीके से आप करते हैं। यहाँ पे 2 ही वेरिएबल बनाए, 2 से ज़्यादा आप बना सकते हैं। उसके बाद स्किपिंग एरेज वैल्यूज़, और यहाँ पर जो है आप इस जो रेस्ट वेरिएबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहीं पे देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 3 डॉट लगा दें और यहाँ पर अगर हम लोग इसको ले लेते हैं तो यहाँ से आपको x से क्या मिलेगा, एप्पल्स और मैंगोस दोनों की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से,
ठीक है, तो एप्पल्स और मैंगोज़ दोनों वैल्यू मिल गई क्योंकि आपने यहाँ पर रेस्ट वेरिएबल का इस्तेमाल कर लिया। रेस्ट वेरिएबल को कैसे दिखाते हैं, 3 डॉट से आपको दिखाना पड़ेगा। तो बाकी की जो चीज़ें होती हैं, जैसे 2 वेरिएबल में तो 2 आइटम आ गए, और बाकी के एरे के जो आइटम हैं उन्हें आपको किसी तीसरे वेरिएबल में डालना है, तो आपको रेस्ट वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो इस एक्स में आपको रेस्ट वेरिएबल में आपको बाकी के वैल्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद स्किपिंग एरे वैल्यूज़, तो वी कैन स्किप एरे वैल्यूज़ यूजिंग 2 और मोर कामास। तो आप 2 या ज़्यादा कामा लगा के आप वैल्यूज़ को स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहला वाला वेरिएबल में ये वाली वैल्यू स्टोर होगी एरे की, उसके बाद आपका ये जो बीच में आपका स्पेस है, यानी कि एक कामा लगाया तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसमें आपका ऑरेंज स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर तो ये जो कामा है और इस कामा के बीच में जो वेरिएबल होगा जो कि एम्प्टी है, जो है ही नहीं, उसमें ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। और उसके बाद लास्ट में फ्रूट 2 में आपका क्या आएगा, मैंगोज़ आ जाएगा। इसलिए जब आप फ्रूट 2 की वैल्यू देखेंगे तो आपको यहाँ से मैंगोज़ मिलेगा। जैसे फ्रूट 1 से तो आपको मिला बनाना मिला, और उसके बाद फ्रूट 2 से आपको क्या मिल जाएगा, मैंगोज़ मिल जाएगा। बीच में आपने बीच के जो आइटम है इनको स्किप कर दिया इस तरीके से कामा लगा के। ठीक, उसके बाद एरे पोजीशन वैल्यूज़, वी कैन पिक अप वैल्यूज़ फ्रॉम स्पेसिफिक इंडेक्स लोकेशन ऑफ एन एरे। तो ये बताता है कि आप इंडेक्स दे के ये बता सकते हैं कि किस इंडेक्स वाली वैल्यू को आप किस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। तो फ्रूट 1 में क्या आ जाएगा, इंडेक्स 0 वाली वैल्यू आएगा। तो इंडेक्स 0 वाली वैल्यू ये वाली है, क्योंकि एरे में पहला इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू, 1 इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू, 2 इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू, ऐसे करके लेफ़्ट टू राइट 0 से इंडेक्स आगे बढ़ता जाता है। उसी हिसाब से उन इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पर फ्रूट 1 में आपका 0 इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू आ जाएगी, यानी कि बनाना। उसके बाद इंडेक्स नंबर 1 में आपको क्या मिलेगा, ये इंडेक्स नंबर 1 पे बैठी हुई वैल्यू है। तो फ्रूट 2 में आपका इंडेक्स नंबर 1 पे बैठी हुई वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंडेक्स को देकर ही बता सकते हैं किस इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू को किस वेरिएबल में डालना है। इसमें फ्रूट 1 में डालना है कि फ्रूट 2 में डालना है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट 1 यहाँ पर है। तो फ्रूट 1 में कौन सी वैल्यू है, इंडेक्स 0 बैठी वैल्यू है, तो वो क्या है, बनाना है। इसलिए आपको फ्रूट 1 से यहाँ पर बनाना दिख रहा है। और उसके बाद बीच में एक स्पेस दिख रहा है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। और उसके बाद फ्रूट 2 की वैल्यू, तो फ्रूट 2 में क्या है, इंडेक्स 1 पे बैठी हुई वैल्यू है जो कि है ऑरेंज। अगर आपको ये वाली लेनी है तो ये किस इंडेक्स पे है, ये 0 इंडेक्स पे है, तो ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे। तो मैंगो वाली वैल्यू लेनी है तो आपको यहाँ पे सिंपली 3 कर देना है। ठीक है, तो फ्रूट 2 नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आ गई, इंडेक्स नंबर 3 पे बैठी हुई वैल्यू, यानी कि ये मैंगोज़। तो आपको फ्रूट 2 से क्या मिलेगा, मैंगोज़ मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मैंगोज़ दिखाई देगा। तो ये देखिए मैंगोज़ दिखाई दिया। तो इस तरीके से आप इंडेक्स को बता सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू को किस वेरिएबल में डालना है। तो इस तरीके से सिंटेक्स होता है, इसका आप बना सकते हैं। उसके बाद रेस्ट प्रॉपर्टीज़ को तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही। यू कैन इंड एंड डी स्ट्रक्चरिंग सिंटेक्स विथ ए रेस्ट प्रॉपर्टी। तो जो डी स्ट्रक्चरिंग सिंटेक्स है इसको आप इंड कर सकते हैं रेस्ट प्रॉपर्टी का। तो ये रेस्ट प्रॉपर्टी आपको बीच में नहीं इस्तेमाल करनी, लास्ट में इस्तेमाल करनी होती है। जैसे पहली वाली जो वेरिएबल है इसमें आपका 10 आया, दूसरा वाला जो बी वेरिएबल इसमें आपका 20 आया। ठीक है, और बाकी के वैल्यूज़ किस में आएंगे, तो इसको आप स्टोर कर रहे हैं रेस्ट नाम के वेरिएबल में। तो कुछ इस तरीके से ट्रिपल डॉट और रेस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ये डी स्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे हो गया। कुछ इस तरीके से आप वेरिएबल्स बनाते हैं और इन वेरिएबल्स में इस नंबर्स नाम के एरे की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो उसके बाद है डी स्ट्रक्चरिंग मैप्स। तो एरे को डी स्ट्रक्चर कर दिया, मैप स्ट्रिंग को कर दिया, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर किया, उसके बाद आप मैप को भी डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो मैप में कैसे आइटम लिखे जाते हैं आपको पता होगा। डबल कोट के अंदर जो कीज़ होती हैं ये कीज़ के रूप में काम करती हैं या वेरिएबल के रूप में काम करती है जिनमें ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो इसको डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो डी स्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पर एक फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है, फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर की और वैल्यू दोनों हम लोग लेते हैं। तो कॉन्स्ट कीवर्ड से हम लोगों ने ये वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का एक सेट जिसमें और की और वैल्यू दोनों है।
जो इन दोनों चीज़ों को, मैप की दोनों चीज़ों को कैप्चर करेंगे, क्योंकि ये की तरह है तो ये वैल्यू की तरह है। ठीक है, ये की है, ये वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर की और वैल्यू के रूप में लिया गया। और उसके बाद फॉर ऑफ लूप है, तो यहाँ पे वेरिएबल हो गया आपका, और उसके बाद ऑफ कीवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर आप जो मैप है वो लिखते हैं। तो मैप कौन है? मैप का नाम है फ्रूट। ठीक, कुछ इस तरीके से मैप बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा मैप वाले लेक्चर में। तो इसकी चीज़ों को एक्सेस करना, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले टेक्स्ट में क्या चीज़ पड़ी हुई है, टेक्स्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, और उसमें क्या चीज़ ये ऐड कर देगा, की वैल्यू ऐड करेगा, और बीच में फिर इज आएगा, और उसके बाद वैल्यू ऐड करेगा। तो की यहाँ पर क्या मिलेगा, सबसे पहले इसको की मिलता है एप्पल्स, फिर उसके बाद इज आएगा, उसके बाद वैल्यू, तो वैल्यू में कौन सी वैल्यू आएगी, 500। तो एप्पल इज़ 500 ये पहले लिख कर आएगा। उसके बाद सेकंड में बनाना इज़ 300 ऐसे करके लिख कर आएगा। तो की में ये वाली वैल्यू आ जाती है, और वैल्यू में इस की के सापेक्ष जो वैल्यू है ये वाली आ जाती है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एप्पल इज़ 500, बनाना इज़ 300, ऑरेंज इज़ 200, इस तरीके से आपके वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये आपको तो पता ही ये क्या काम कर रहा है। तो देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML, तो ये यही बोल रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में, HTML डॉक्यूमेंट में जो डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसको खोजो, और उसके इनर HTML पर टेक्स्ट की वैल्यू रख दो। और टेक्स्ट की वैल्यू आपको कहाँ से मिलती है, इस फॉर लूप के अंदर टेक्स्ट वेरिएबल से मिलती है। ठीक, तो टेक्स्ट वेरिएबल में ये वैल्यूज़ हैं जो कि यहाँ पे रख दी गई हैं डेमो आईडी वाले HTML एलिमेंट के इनर HTML पर। और डेमो आईडी वाला HTML इनर एलिमेंट, डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है वो ये पैराग्राफ एलिमेंट है, क्योंकि इसी की आईडी डेमो है। और इसका इनर HTML यानी कि ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो पोर्शन होता है कंटेंट वाला, इसको इनर HTML बोलते हैं। यहीं पर टेक्स्ट की वैल्यू रख दी जाएगी। रखने के बाद ये पैराग्राफ एलिमेंट वेब पेज में डिस्प्ले कर देता है कुछ इस तरीके से, जो आपको दिखती है। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन बीच बीच में बताता रहता हूँ ताकि आप नए लोगों को भी इसमें कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद है स्वैपिंग जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो जावा स्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं उनको स्वैप किया जा सकता है डीस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से। कहने का इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने फर्स्ट नेम यहाँ पर दिया है जॉन, और लास्ट नेम वेरिएबल में दिया है डुई, तो इसको स्वैप किया जा सकता है। किस तरीके से, यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा, उसके बाद इसने क्या काम किया, यहाँ पे ये क्रम बदल दिया। तो सबसे पहले इधर से ही शुरुआत होती है, तो यहाँ पर जो लास्ट नेम में वैल्यू है जो कि है डुई, ये जाके स्टोर हो जाएगी फर्स्ट नेम में, और फर्स्ट नेम में जो वैल्यू है यानी कि जॉन, ये स्टोर हो जाएगी लास्ट नेम में। ठीक है, जो कि इनका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी को स्वैपिंग बोलते हैं, मतलब स्वैप कर देना, चेंज कर देना, एक का स्थान दूसरे से चेंज कर देना। यानी कि फर्स्ट नेम में जो जॉन था अब वो स्टोर करेगा डुई को, और लास्ट नेम में जो डुई था वो स्टोर करेगा जॉन को। इसलिए आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डुई और लास्ट नेम से जॉन दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर डी स्ट्रक्चर के जरिए स्वैप कर दिया गया। तो जो वेरिएबल में जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। फर्स्ट नेम में आ गया डुई और लास्ट नेम में आ गया जॉन, तो ये स्वैपिंग था। तो बस यही था इसमें।